तो लास्ट वीडियो में अब हिस्ट्री की बैंड बजाने के बाद अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपको हिस्ट्री की तरह पूरी देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एवरेज इनकम? इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसमें कंट्री में जितने लोग हैं और उन्होंने कितने पैसे पूरे साल में कमाए हैं उसको आपस में डिवाइड करते हैं और एवरेज इनकम निकाली जाती है। इसका दूसरा नाम होता है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे बोलते हैं हम IMR। इट indicates the number of children had died before the age of 1 year as the proportion of 1,000 lived children born in that year. How can we improve the IMR? It is the question. IMR वो होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन या फिर कंट्री में एक टाइम पीरियड में कितने बच्चे 1 साल की एज से पहले उनकी डेथ हो गई, और इसका प्रोपोर्शन लिया जाता है 1,000 बच्चे जो जी गए। ठीक है, अगला पॉइंट है लिटरेसी रेट। इट इज द मेजर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये देखा जाता है कि एक एरिया में या एक कंट्री में 7 साल से ऊपर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उससे लिटरेसी रेट मेजर होती है। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 years attending school as the percent of total number of students in the same age group. हम नेट अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है कि कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं पर्टिकुलरली 14 to 15 की एज ग्रुप में, और इसका प्रोपोर्शन लिया जाता है टोटल बच्चे इस एज ग्रुप के कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज BMI। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। द बॉडी मास इंडेक्स is the height in meters divided by the weight by the square of height। इसका फॉर्मूला अगर हम बेसिकली लिखें तो सबसे ऊपर आएगा इंसान का वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। इसमें हमें रेशियोज भी ये जाते हैं कि अगर 18 से कम किसी का BMI है तो वो अंडर नरिश्ड है, 18 to 24 है तो वो नॉर्मल है, अबव 24 है तो वो ओवरवेट है, और उसके आगे और कैटेगरीज आती हैं, वो ओबीज एक्सेट्रा वाली कैटेगरी पे लोग आते जाते हैं। उसके बाद होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP इन विच इट कंप्रेजेस द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। बेसिकली ये जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे कंट्रीज को कैटेगराइज करती है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लेवल पे, कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ के हेल्थ स्टेटस कैसा है, और वहाँ की लिटरेसी रेट कैसी है, और मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, इस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। अगला पॉइंट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बच्चे के बर्थ के टाइम पे निकाला जाता है कि उस कंट्री में या उस रीजन में जो एवरेज लाइफ है वो कितने ईयर्स की होती है। मैं पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। वर्ल्ड डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक विच इज क्लासिफाई द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। अब हमें ये भी देखना है, कंट्री को दो उसमें कैटेगराइज किया जाता है। पहले जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड करे हैं, दूसरा क्राइटेरिया जो UNDP ने डिसाइड किया है। UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के अंडर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो और लिटरेसी लेवल सब चीज़ों को लिया जाता है, पर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है उसके अंडर सिर्फ पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जिसे आप कह सकते हो उसको मेजर किया जाता है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट डिफाइंस एंड कंपेयर्स द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा एजुकेशन स्टेटस एंड तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। इन 3 पॉइंट पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सेम चीज़ नहीं है, इसका डिफरेंस मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला है व्हाट इज द नीड ऑफ, नो दिस इज नॉट क्वेश्चन। हाँ आ गया। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहला, दोनों को ही UNDP पब्लिश करती है, फुल फॉर्म मैंने आपको UNDP की बता दी। इंडिकेटर्स में डिफरेंस आता है दोनों के में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडिकेटर्स होते हैं एजुकेशन या फिर लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। एट द सेम टाइम जो
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इसमें अलग होता है और उसमें हेल्थ आ जाता है, ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, ये रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगला क्वेश्चन जो कि 110% किसी ना किसी सेट में ज़रूर आएगा, होपफुली आपके ही सेट में आए। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट विद रीजंस। अब इसके और अलग फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री शो अ इंटरलीग बिटवीन ईच अदर। इन तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्टरी लाइन देनी है, येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको चेंज करनी है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में। पहला पॉइंट, प्राइमरी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर विद देयर आर प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री। ये तो हमें सब पता है कि जो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का काम होता है वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना होता है, उसको जो प्रोसेस किया जाता है या पॉलिश किया जाता है वो करा जाता है इंडस्ट्रीज द्वारा। अगला पॉइंट, एग्रीकल्चरल एक्ट एज अ रूट टू सप्लाई फूड फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द इंडस्ट्रीज। फूड इज बेसिकली मीन रॉ मटेरियल। अगला थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर स्टैंड एज अ ग्रोअर वाइल इंडस्ट्रीज आर बायर्स एंड प्रोसेसर्स। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है उसे हम ग्रोवर्स या फिर जो उगाता है, जो बेसिकली जो उपज करता है उस चीज़ की, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो उसको प्रोसेस करता है, वो उससे खरीदता है, बायर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड गुड्स लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो अभी मैंने ये पॉइंट बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना इसके आपका आंसर अधूरा हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हेल्प करता है उसकी, जो जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और टूल्स, मशीनरीज जो यूज़ होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बनाता है। ये पॉइंट अगर आप नहीं लिखे होगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, इंडस्ट्रीज ऑल्सो हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स। ये पॉइंट हम सेकेंडरी टू टर्जरी में लिखेंगे तो ज़्यादा मीनिंग बनाएगा, बट यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत नहीं जाएगा कि इंडस्ट्रीज ही हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल्स या कि ट्रक्स हो गए या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमारा सेकेंडरी सेक्टर ही फैसिलिटेट करता है, जो हेल्प करता है हमारे गुड्स की जो एग्रीकल्चर सेक्टर ने उगाए हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। अब नंबर ऑफ advancements, researches and equipments are beneficial for the possible due to industrial development। जितना भी बेनिफिट हुआ है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, जो डेवलपमेंट हो पाई है वो बेसिकली इसी वजह से हुई है क्योंकि इंडस्ट्रीज ने साथ में डेवलप किया है। अगर इंडस्ट्रीज उस लेवल के इक्विपमेंट्स ही नहीं बना पाती तो क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर हाई हाई बेसिस पे इतना अच्छे से ग्रो कर पाता? शायद नहीं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव बूस्टेड बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करा गया है? फर्टिलाइजर्स यूज़ करे गए हैं, HYV यूज़ करे गए हैं और ये सब प्रोड्यूस करा है हमारे इंडस्ट्रीज ने ही। अब द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट फेस्ड बाय द एग्रीकल्चरल एंड इज बीइंग ओवरकम्ड विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। हम सब जान चुके हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं प्रॉपर जॉब के लिए, ताकि उनको जो सैलरी मिले, जो पैसे मिले वो उनकी काबिलियत के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो है जिस सवाल से CBSE को लिटरली प्यार है, वो हर साल आता ही आता है, कोई डाउट ही नहीं है इस क्वेश्चन के ना आने पे। जरूरी नहीं है आप ही के सेट में आए, पर ये किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, गारंटेड। क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। द क्वेश्चन सेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन, सबस्टेनेट दिस विद सुटेबल आंसर। इसका हमें रीजन देना है कि हम किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन को एम्पावर भी करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे एज यूजुअल, यस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन एज। फर्स्ट पॉइंट,
Self-help groups help the poor to become self-reliant in terms of saving and generating income. अब हमें पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फंक्शन क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, तब हम इस आंसर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ लोगों को पैसे कम इंटरेस्ट पे ही प्रोवाइड नहीं करता, बट वो एक प्लेटफॉर्म देता है जनरल या फिर सोशल टॉपिक्स पे डिस्कस करने की। वो लोगों में जागरूकता भी फैलाता है। ये सारे काम होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। वो लोगों को लोन तो देता ही है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेसिक मोस्टली वो फीमेल्स को भी लोन देते हैं, फीमेल्स को ही लोन देते हैं मोस्टली, बट वो एक टॉपिक देते हैं, एक स्टेज देते हैं अपने हाउस होल्ड डिस्कशन करने का, या फिर किसी भी टॉपिक पे अगर वो बात करना चाहे तो ये बात भी करते हैं सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड चीप लोन्स विदाउट आस्किंग फॉर एनी कोलेटरल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कोई कोलेटरल की मांग नहीं करी जाती और आपको लोन दे दिया जाता है विद वेरी low amount of interest. Self-help groups are exclusively meant for females to make them economically independent. फीमेल को पैसे दिए जाते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे या जीरो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो खुद से इकोनॉमिकली या फिर मतलब खुद से पैसे कमा सके, इंडिपेंडेंट बन सके। दे प्रोवाइड्स वुमेन विद द प्लेटफॉर्म टू सेव एंड एक्सेस क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट्स। सेम थिंग, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं वुमेन्स को जहाँ वो आके पैसे ले सकें, अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें, ताकि और लेडीज़ की हेल्प हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एनकरेज एंड एम्पावर्स देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एट अ स्मॉल स्केल। अब वो सेल्फ रिलायंट वुमेन कैसे बनेंगी? वो खुद का छोटा सा काम चालू कर ले, बिजनेस चालू कर ले। इसीलिए इनको पैसे जो देता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पैसे दे देता है और साथ में वेज बताता है कि कैसे इस पैसे को बढ़ाया जाए, खुद से इंडिपेंडेंट बना जाए। Make women aware of their social, economical and political roles in the society. Self-help groups women को अवेयर करता है कि उनकी सोशल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिकल पोजीशन क्या हो सकती है, और पॉलिटिकली वो क्या स्टेटस होल्ड करती हैं और क्या कर सकती हैं। वुमेन को पूरे तरीके से एम्पावर किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वुमेन की टर्म्स में प्रॉफिट देख लिया, बट हम इन जनरल देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब आंसर फ्रेम करते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलाउज द बोरोअर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। ये हमने देखा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो खुद से कोलेटरल की डिमांड नहीं रखते, वो बस लो इंटरेस्ट रेट पे आपको एज ए ह्यूमन पैसे देते हैं, वेरी स्मॉल स्केल पे पैसे देते हैं, बट वो देते हैं विदाउट कोलेटरल। The borrowers can get timely loans for a variety of purpose and at reasonable interest rate. इंटरेस्ट रेट मैंने बताया या तो बहुत कम होता है या ज़ीरो होता है, और जो उनको जब भी लोन चाहिए होता है, बिकॉज इनको कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता फीमेल्स को, ये कुछ लोग ही हैं, कुछ अदर फीमेल्स हैं जो उनको पैसे दे देती हैं। इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली रिलायंट। कैसे करती है वो हमने क्वेश्चन देख लिया। The regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, education and domestic violence. ये पॉइंट था जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको एंड में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। यहाँ पे रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं जिसमें जो फीमेल्स हैं वो सोशल इशूज जैसे कि हेल्थ, खाना पीना, न्यूट्रिशन, एजुकेशन पे, और जो घर में वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर सकती है। ये एक और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? अब इसको मैं आपको दो फॉर्म में बताऊंगा, पहले तो फ्रेम्ड आंसर, देन दोनों के पॉइंट्स इंडिविजुअली भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले फॉर्म्ड आंसर देखते हैं। बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स आर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट while the informal includes many lenders such as traders, employers, relatives and friends or self-help groups. Second point, the RBI supervises the functioning of the formal source of credit where no organization supervises in informal sector. Formal source of credit names the rate of interest which informal lenders charge much higher interest in loans. अब हम इन पॉइंट्स को पहले डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आते हैं वो होते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे लोग। और जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आते हैं जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ज़मींदार हो गए, आपने अपने दोस्तों से लोन ले लिया, अपनी फैमिली से लोन ले लिया, तो वो हो गए हमारे इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए या फिर उसकी फंक्शनिंग पे ध्यान रखने के लिए होते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाइल इनफॉर्मल सेक्टर को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। अगला पॉइंट था हमारा, हाँ, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है उसमें मोस्टली काफ़ी
नॉमिनल रेट पे हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल जाता है, वाइल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ज़्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। अगला, मोस्टली अर्बन हाउसहोल्ड्स आर अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स वेयर एज रूरल हाउसहोल्ड्स अवेल क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। ये पॉइंट कह रहा है कि जो मोस्टली शहर के लोग होते हैं वही बैंक से लोन लेते हैं, पर जो गांव के लोग होते हैं वो अभी भी आज की डेट में भी इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये आ जाता है, एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि बैंक ऐसे छोटे गाँव में या छोटे शहरों में पैसे लेंड ही नहीं करने को राज़ी होता, और लोगों के पास कई बार कोलेटरल की कमी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होते, जिस कारण से बैंक उन्हें लोन देने के लिए मना कर देता है। अगला, collateral is an essential condition to get loan in the formal sector while it is not essential in the informal sector। यही कि अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तब भी आपको इनफॉर्मल सेक्टर में लोन मिल जाएगा, बट फॉर्मल सेक्टर में कोलेटरल के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। दिस इज द। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी को मैं पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के सारे पॉइंट्स। पहला, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। मोर टाइम इज गिवन टू रीपे द लोन, लोन को रीपे करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, कोलेटरल इज आस्क्ड, डीज डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, ये सबसे मेन पॉइंट है। लेस चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप, ये सारे पॉइंट्स पीछे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर सोर्स ऑफ क्रेडिट, मनी लेंडर्स, फ्रेंड एंड रिलेटिव इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मोर हाई और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होते हैं। लेस टाइम मिलता है लोन को रीपे करने के लिए। कोई भी इसे सुपरवाइज नहीं करता। कोलेटरल मांगा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगी जाती। इसमें डेब्ट ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इसमें ज़्यादातर गाँव के लोग इस टाइप के लोन्स को लेते हैं, और इसमें जो लेंडर्स होते हैं वो बोरोवर्स को हैरेस भी करते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके डायरेक्टली आने के चांसेस बहुत कम है, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सेक्टर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है, जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्न बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको काम करना होता है। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड। पेड लीव्स मिलती हैं। टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिस्कस्ड, पहले ही बता दिया जाता है कि ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इस बेसिस पे आप काम कर रहे हैं हमारे साथ। फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी, आपको पता है कि आपको कितनी ही सैलरी मिलेगी पूरे टाइम में। पेंशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट होती है अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ये गवर्न प्राइवेट के, मोस्टली प्राइवेट के द्वारा होता है, नहीं तो जॉइंट भी इसको गवर्न करते हैं। वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं होते। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादातर नहीं मिलता, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मोस्टली प्रोवाइडेड नहीं होती, कई बार होती भी है सर, ये हमेशा नहीं होती। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता हमें। पेड लीव्स भी नहीं मिलती, अगर आप छुट्टी लोगे तो आपके पैसे कटेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस मोस्टली छुपाए जाते हैं, अगर सारे कंडीशंस बता दिए जाएंगे तो लोग उनके पास काम करने आएंगे ही नहीं। सैलरी कोई रेगुलर नहीं होती, बे टाइम मिलती है। पेंशन फैसिलिटी, सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की कोई फैसिलिटी हमें मिलती ही नहीं है। और ओवर टाइम मोस्टली कराया ही जाता है, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे हमें नहीं मिलते। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली ही आएंगे, इसका ध्यान रखना है। अब जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो सीबीएसई इतना घुमा के पूछता है, इतना घुमा के पूछता है, इतनी तो जलेबी नहीं घूमती जितना ये क्वेश्चन घुमा के अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है, इन which values make the manufacturing sector backbone of economic development of the country। अब इसका दूसरा फॉर्म सेम क्वेश्चन आ सकता है, why is the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries। एक और तरीका इसका आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड अगर इसे बनाना हो तो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। या फिर एक और तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। तो अब इस चारों क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा जिसको हम अब डिस्कस करेंगे।
जैसे आंसर स्टार्ट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज। ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन। यहाँ से मेन आंसर या फिर आप कह सकते हैं मेन पॉइंट स्टार्ट होते हैं। पहला पॉइंट, it modernized agriculture with advanced tools and equipments. It, it reduced access burden on agricultural as it provides people with job in secondary sector. अब अगला है, public sector and joint sector industries bring down the regional disparities by setting up industry unit in remote and backward areas of the country. अब जो हमारी इंडस्ट्रीज है जिसको हम मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो नई नई या फिर जो एमएनसीज आती है वो पहले हमारा मॉडर्नाइज्ड एरिया जो कि डेवलप्ड एरिया जैसे दिल्ली मुंबई टाइप के एरिया में आते थे और मेजर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पर आज की डेट में वो बैकवर्ड एरियाज जैसे कि हम गांव वगैरह लगा सकते हैं, वहाँ पे भी सबकी फ्रेंचाइजी खुलती है जिससे कि वहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मॉडर्नाइजेशन बेसिकली ऐसे ही आ पाता है। रिमोट एरियाज में जब एमएनसीज या फिर इंडिया की ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होंगी तभी वहाँ के लोग भी अर्न कर पाएंगे प्रॉपर्ली और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स देयर बाय ब्रिंगिंग इन मच नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली वही है। अगला पॉइंट, कंट्रीज इज कैपेबल टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्म them into value added goods through the manufacturing always become prosperous या फिर strong economy। अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो गुड्स हमारे प्रोड्यूस करता है उनकी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अगर हम देखें कि हमें 1 किलो गेहूँ लेना है, सपोज ये एक एग्जांपल है, 1 किलो गेहूँ 2 रुपये किलो आता है, तो अगर हम उसे पीस के आटा बनाएंगे तो आटा 4 रुपये किलो। उस आटे को ही प्रोसेस करके हम अगर ब्रेड बनाएंगे तो ब्रेड 10 रुपये किलो, और अगर हम उसी ब्रेड से बर्गर बना के बेचेंगे तो वो 20 रुपये किलो। तो एक ही उनका बेसिक कंपोनेंट आटा ही है, मतलब गेहूं ही है बेसिक कंपोनेंट, पर जितना हम उसे प्रोसेस करते गए उसकी वैल्यू बढ़ती है। यही हमें इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे या फिर एक्सप्लेन कर देंगे तो इसमें हमारा नंबर कहीं पे भी नहीं कट पाएगा। सो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक जो कि है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड इंटीग्रेशन और द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आइडियाज़, पीपल और एमएनसी जैसे कंपनीज आ जाती है, कल्चर, लैंग्वेज, फूड आइटम्स या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजीज, सब कुछ का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो उसे ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। अब इसमें गुड्स एंड सर्विस भी कर सकते हैं। फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट या अनेबल करते हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजी तो है ही है, हम सबको पता है टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कितना कनेक्ट कर दिया है, कितना पास ला दिया है। हम अपने घर बैठे दूसरे स्टेट में बैठे हमारे रिश्तेदारों से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। अगला है आईसीटी या फिर इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन, ये भी हमारा टेक्नोलॉजी के ही अंडर आ जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है जिससे हमें इंटरनेट मोस्टली आज की डेट में हमें सैटेलाइट से मिलने लग गया है। जैसे स्टारलिंक के बारे में सबने सुना होगा, वो क्या करता है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें। बेसिकली यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला टॉपिक आता है इसी चैप्टर से, लिबरलाइजेशन, टंग ट्विस्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्ट इन फॉरेन ट्रेड। अब हम देखते हैं सबसे पहले लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम ट्रेड बैरियर्स को हटा दें, पूरे तरीके से हटा दें, एंड फॉरेन ट्रेड को हम बूस्ट करें, कि हम परमिट करें कि और देश हमें पैसे दें या फिर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो जाए। यही बेसिकली होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें हम बैरियर्स को पूरे तरीके से इरेडिकेट कर देते हैं या फिर कुछ अमाउंट में हटा दिए जाते हैं। लिबरलाइजेशन अब इंडिया में कैसे आई? In post 1947, barriers put by government of international trade protection against the advanced foreign tech encourages domestic produced goods, boost their production. Foreign producers were able to decrease cost of production, sell products cheaply. Every country accords protection to its procedures. या फिर producers nascent stage of development
when no acquired at least technologies are not foreign reverse. अब इसका अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊँ, इसका लिबरलाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ। जब स्टार्टिंग हुई थी 1947 में, जब इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर इतने सोफेस्टिकेटेड या इतने कैपेबल नहीं थे कि वो फॉरेन मार्केट से डायरेक्ट कंपटीशन ले सके। इसलिए इंडिया में ट्रेड बैरियर्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे कि अगर आप कोई भी फॉरेन गुड्स यहाँ पे लाओगे तो सम सॉर्ट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और उसको इतना हाई कर देते थे कि वो एक पॉइंट पे आके सेंसलेस हो जाता था इतना टैक्स पे करना। इसलिए कोई भी कंपनी इंडिया में आ ही नहीं रही थी। बट जब हमें लगा कि अब आज की डेट में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, तो हमारे इंडिया में भी ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए गए। अब अगला टॉपिक यही आता है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस encourages removal of trade barriers which were removed in 1991 by Indian governments. इसके अंडर क्या हुआ, एनकरेज कंपटीशन आएगा ही, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में जो गुड्स बनते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत चीप होते हैं, क्योंकि वो इतना लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसी में ही रिड्यूस हो जाती है। अब अगला पॉइंट, बूस्ट ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ट्रेड मतलब आदान प्रदान। अब जैसे अगर मार्केट खुल जाएगी, आपको अब बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे मार्केट में कि इस कंपनी का, जैसे साबुन की बात करें तो इंडिया में प्रोड्यूस होता है संतूर, डव। अब हम थोड़ी महंगी कैटेगरी में जाए, पियर्स हो जाता है, लक्स हो जाता है। अब हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडर्मा हो जाता है, पतंजलि का भी आता है, बट बहुत सारे टाइप के साबुन्स भी हमें मिल जाते हैं। हम वो लेंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज़ वट, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम अपनी पसंद का कोई सा भी लें, जिससे एनहेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। अब हमें दिखेगा कि हमारा कंपटीशन है वो भी इक्वली सफिशिएंट है उतने ही अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैं सपोज एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, मेरे खाने की क्वालिटी उस टाइम पे इतनी अच्छी थी कि लोग मेरे पास ही आते थे, मतलब अपना फ्री टाइम में खाना वाना खाने के लिए। बट एक मेरे स्टोर के सामने एक और इंसान ने अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब लोग डिवाइड हो गए कि उसके पास भी लोग खाना खाने जा रहे हैं, मेरे पास भी लोग खाना खाने आ रहे हैं। पर ऐसा मैं क्या करूँगा जिससे कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मेरे पास ही आए। या तो मैं अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करूँगा, या फिर मैं कुछ अलग जैसे एम्बियंस इंक्रीज़ कर दूँगा, या फिर रेट्स डिक्रीज़ कर दूँगा, ताकि मैं उससे कंपटीशन करके जीत सकूँ। यही होता है बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब और उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लेटेस्ट एडिड टॉपिक की, जो कि है G20। G20 के मेंबर्स कितने हैं? 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, जो बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ का पार्ट है। इसमें मीटिंग क्या होती है, किस बारे में होती है? एनुअल मीटिंग टू डिस्कस वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि लोग कंट्रीज़ कितना कमा रही है, कोई कंट्री ज़्यादा घाटे में तो नहीं है, इस बारे में भी बात होती है। क्लाइमेट फाइनेंस एंड चेंज, क्लाइमेट में क्या बदलाव आता है, इस बारे में भी डिस्कशन होती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन, जैसे कि जो करेंसी है आजकल तो सब मेटा हो रहा है, मतलब सब टेक्निकल हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स का ज़माना आ चुका है, तो इस बारे में भी नई अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात होती है। अब जो इसमें कंट्रीज होती हैं वो 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को होल्ड करती है और 85% ग्लोबल जीडीपी को। यही है हमारे बेसिक ऑफ G20। अब इस G20 का इंडिया में क्या रोल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। इसकी थीम या इसका फोकस क्या था? फोकस ऑफ ग्लोबल वेलबींग इन द स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है वन नेशन ही है जो, और या फिर हम कह सकते हैं नेशन जो है या फिर नेचर है वो हमारा मदर लैंड है। इसके बारे में हमारी टॉपिक थी, मेन थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। इम्पॉर्टेंस क्या थी इस थीम की? ग्लोबल फ्यूचर प्रमोटिंग सस्टेनेबलिंग वे ऑफ लाइफ, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू टेक्नोलॉजी, टेक enabled डेवलपमेंट, नॉलेज शेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन लेड टू डेवलपमेंट, क्लाइमेटिक चेंज, माइग्रेशन एंड फाइनेंसिंग, रेजिलियंट ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑन SDGs एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। इसमें यही बताया गया है कि जो हम किस किस नए नए टॉपिक्स पे बात करी जाती है। अब हमारा सबसे न्यू इमर्जिंग टॉपिक टेक्नोलॉजी है, तो इसकी मेन थिंग टेक्नोलॉजी ही। विद दिस G20 का टॉपिक हमने हमारी इकोनॉमिक्स को रैप अप कर लिया है। होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड
तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। So hope you have enjoyed the video and thank you. Bye.